हेलो डे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर के कैलकुलेट एटॉमिक मास नंबर। जो एटॉमिक मास होता है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करके आप उसको रिलेटिव करके उसको कैलकुलेट करें, उसको हम क्या कहते हैं कि रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, अब देखें आप जो किसी भी शॉप पे जाते हैं कि आप यहाँ पे शॉप में जा रहे हैं कि आप 1 किलोग्राम क्या करें कि शुगर का ले रहे हैं। ठीक है, अब जो आप 1 किलोग्राम शुगर लेंगे, अब देखें वो किस तरीके से आपको 1 किलोग्राम देता है कि वो क्या करता है कि किसी भी मतलब कि वो कंपेयर करता है। कंपेयर कैसे करता है कि यहाँ पे 1 किलोग्राम का वेट रखता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 1 किलोग्राम क्या करता है कि शुगर देता है। अगर इसके कंपेयर करता है कि मतलब 1 किलोग्राम जो वेट रखता है उसके वो कंपेयर होती है, तो आप समझते हैं कि आपको 1 किलोग्राम शुगर मिली। लेकिन हम एटॉमिक मास को किस तरीके से मतलब कि यहाँ पे कंपेयर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक सिंगल डॉट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि एक सिंगल डॉट है। जो ये सिंगल डॉट है वो 2 मिलियंस एटम्स आपस में मिलके हमें एक सिंगल डॉट मिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो एटम है वो क्या है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं, उसको मतलब कि हम देख ही नहीं पाते, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक डॉट जो 2 मिलियन एटम्स आपस में मिलके फिर एक डॉट बनाए, तो हम एक एटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम इसको मतलब कि कंपेयर करते हैं। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखें पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड यूनिट लेते थे कि हाइड्रोजन के साथ ये क्या करते थे कि कंपेयर करते थे और एलिमेंट्स का मास एटॉमिक मास जो थे वो कैलकुलेट करते थे। अब इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है कि 1.0008 यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, अब देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना है, तो पहले क्या करते थे कि वो हाइड्रोजन के साथ मतलब कि कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट्स का क्या करते थे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा डिफेक्ट हुआ कि हाइड्रोजन के साथ हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुछ प्रॉब्लम्स थे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है कि एक गैस एलिमेंट है। ठीक है, और दूसरी बात तो कि हाइड्रोजन क्या है कि फ्लेमेबल भी है। ठीक है, फ्लेमेबल भी है, तो हम इसके साथ दूसरे एलिमेंट्स को मतलब के एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन से कार्बन के पास हम शिफ्ट हुए और कार्बन के साथ मतलब कार्बन को कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट्स का भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं। अब ठीक है, अब वो किस वजह से किस तरीके से निकालते हैं कि आपको पता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन यहाँ पे 13, कार्बन 14, इसके मतलब कि आइसोटोप्स होते हैं। और इनमें से हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को मतलब के कैलकुलेट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन 13 कार्बन 14 हम क्यों नहीं करते, कि इसकी भी एक रीज़न है हमारे पास के जो हम ये यूज़ नहीं करते। तो जो कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो नेचर में मिलता है वो कार्बन 12 मिलता है। एक तो हमारे पास ये रीज़न है, और दूसरा जो हमारे पास रीज़न है कि जो कार्बन 12 होता है वो क्या होता है कि सब ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो कार्बन 12 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम कैसे मतलब कि कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, कि हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 12 है। अगर हमारे पास कार्बन से मतलब कि जो कम एलिमेंट्स हैं उसका हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे इसका, यहाँ जो हम अगर कह सकते हैं कि हम कार्बन मतलब कि 14 एलिमेंट्स का हम कंपेयर करें तो उसका भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन्स लेंगे। लेकिन जो कार्बन मतलब कार्बन से ऊपर एलिमेंट्स हैं कि 13, 14, 15, 16 हो गए, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो है एक इसका भी रीज़न है कि हम क्या करते हैं कि कार्बन का यहाँ पे डेफिनेशन में देखें 1/2 12। ठीक है,
1/12 इसके पार्ट ऑफ कार्बन लेते हैं। वो कैसे कि जो कार्बन फॉर एग्जांपल ये हो तो नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका हम जो मतलब कि उसका मतलब एक एटम नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे देखें कि आप कार्बन का जो 12 हिस्सा है ना, कार्बन के 12 हिस्से को आप क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है और एटम में यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। अब जो कार्बन के ये क्या है कि एटॉमिक मास से 12 होता है, तो इसका जो 12 हिस्सा है ना, ये हिस्सा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेपरेट करते हैं। ये हो नहीं सकता, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि कार्बन का 12 हिस्सा ये कभी भी हो नहीं सकता कि एटम कार्बन के एटम्स को आप सेपरेट कर उसका एक जो 12 हिस्सा है उसको आप सेपरेट करें, मतलब ये नहीं होता। सपोज के लिए मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 12 हिस्सा होता है उसके साथ हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। किस तरीके से हम कंपेयर ऐसे कर, हमारे पास ये क्या है कि ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये कार्बन का 12 हिस्सा एक हमने यहाँ पे एटम्स लिया है, 1 एटम्स यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब अगर हमारे पास दूसरा है कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का आपको पता है कि एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है। तो अगर ये यहाँ पे एटॉमिक मास 1 है, अगर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कि कंपेयर हो जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है कि 1 है। ठीक है, ये तो हमें पता चला कि एक एटॉमिक मास के लिए। लेकिन हमारे पास क्या है कि हीलियम एटम है, हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है कि 2 है। ठीक है, हम यहाँ पे हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास 2 है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हीलियम एटम्स लेंगे, तो यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे देखेंगे अब 1 एटम में इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है, तो ये इसके साथ कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा है और इसका जो वेट है वो क्या है कि कम है। तो हम क्या करेंगे कि इसका और यूनिट यहाँ पे रखेंगे। तो जब आप यहाँ पे इसके 2 यूनिट्स रखेंगे कि 2 यूनिट्स जब आप एटॉमिक यूनिट्स रखेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कि कंपेयर हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है कि 2 है। ठीक है, तो पहले कैसे पता चलता था कि अब तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है। लेकिन पहले क्या होता था कि ये यहाँ पे इसने 1 रखा, जब एक इसने इस यहाँ पे यूनिट्स रखा तो ये इसके साथ कंपेयर नहीं हुआ। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि एक और एटम्स यहाँ पे रखा, फिर उसके बाद ये क्या हो गया कि कंपेयर हो गया। तो हमें पता चला कि इसका जो एटॉमिक मास कितना है कि 2 इसका एटॉमिक मास नंबर है। ठीक है, अब हम लोग कैसे मतलब कि हमारे पास कोई एटॉमिक मास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 23 होता है आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 23 इसका एटॉमिक मास नंबर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसने क्या किया, सोडियम इसने एक एटम यहाँ पे रखा तो ये कंपेयर नहीं हुआ, इसने फिर एटम बढ़ा दिए, 3 एटम रखे फिर भी कंपेयर नहीं हुआ, फिर इसने एटम से यहाँ पे बढ़ा दिए फिर भी कंपेयर नहीं हुआ। लेकिन जब इसके पास मतलब कि 23 एटम्स यहाँ पे इसका वेट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों आपस में कंपेयर हो गए। फिर हमें पता चला कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है कि 23 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव करते हैं एटॉमिक मास को कि किस वजह से कि आप कार्बन का 12 हिस्सा लें, कार्बन का 12 हिस्सा लेके आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है।